Hello everybody, I'm Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed Introduction to IS 800-2007, bolted connections and welded connections. We started discussing tension members in which we've covered introduction to tension members, application of tension members, types of tension members, net area of a section, effective net area of a section, and numerical problems based on net area and effective net area. So in today's lecture, we'll be starting a new topic called types of failures in tension members. So tension members जो हैं वो कितने तरीके से फेल कर सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. So let's start. A ductile tension member without bolt holes. तो जो आपका टेंशन मेंबर है उसमें अगर बोल्ट होल्स नहीं है तो हम उस टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं. डक्टाइल तो टेंशन मेंबर होगा ही क्योंकि वो स्टील से बना है. अब ये टेंशन मेंबर जो है वो लोड को रेजिस्ट करेगा. किस तरीके से रेजिस्ट करेगा? वो बिना रप्चर हुए लोड को रेजिस्ट करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप विदाउट बोल्ट होल्स कंसिडर कर रहे हैं किसी टेंशन मेंबर को तो उसमें रप्चर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका मेंबर है वो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में पहुंच चुका है आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, इसलिए वो रप्चर से फेल नहीं करेगा. तो वो कितना लोड ले सकता है? वो लोड ले सकता है ज्यादा जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया और एफ वाई क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस उसके प्रोडक्ट से ज्यादा हो. तो कितना लोड ले सकता है? लोड विल बी ग्रेटर दैन जो भी आपका ग्रॉस सेक्शनल एरिया है इनटू यील्ड स्ट्रेस. तो ये लोड वो रेजिस्ट कर पाएगा. अब पर जब ये वो लोड रेजिस्ट कर रहा है तो वो क्या अंडरगो करेगा? हमें पता है जैसे ही आपका जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से इंक्रीज होता है तो आपका जो डक्टाइल मेंबर है वो यील्ड करने लगता है, वो इलोंगेट करने लगता है. तो यहाँ पे भी हमारा टेंशन मेंबर क्या करेगा? हमारा टेंशन मेंबर भी इलोंगेट करने लगेगा क्योंकि हमने उसे जो स्ट्रेस दिया है वो यील्ड स्ट्रेस से स्लाइटली ज्यादा है. तो हम यहाँ इस तरीके से वो इलोंगेशन होने लगेगी क्योंकि आपका लोड बढ़ गया है. अब क्या होगा जब बहुत ज्यादा इलोंगेशन हो जाए? थोड़ी बहुत इलोंगेशन तो हम अलाउ कर सकते हैं, बट जब एक्सेसिव इलोंगेशन होने लगती है तो हमें बोलना पड़ता है कि ये जो मेंबर है ये अनसर्विसेबल हो गया है, आप इसको यूज नहीं कर सकते. तो हम इनडायरेक्टली ऑल्दो वो रप्चर नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, पर हम इसे क्या मान लेंगे? हम इसे फेल्ड मान लेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इलोंगेशन हो रही है. तो उसको आपने इनडायरेक्टली क्या मान लिया है? फेल्ड मान लिया है. तो हम बोलते हैं कि यील्डिंग, इस इलोंगेशन को हम क्या बोलते हैं? यील्डिंग बोलते हैं. इसलिए बोला जा रहा है कि यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन में बी टेकन एज द लिमिट स्टेट. लिमिट स्टेट का क्या मतलब है? लिमिट स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हम मानते हैं कि आपका मेंबर क्या कर रहा है? फेल कर रहा है. तो वो जब आप ग्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं विदाउट बोल्ट होल्स है तो आप कौन सा सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं? ग्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. तो वो कह रहा है कि ग्रॉस सेक्शन में हम क्या मान सकते हैं फेलियर का कारण? यील्डिंग को फेलियर का कारण मान सकते हैं और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका यील्डिंग कितनी हुई, उससे डिसाइड होगा कि आपका ये मेंबर फेल हुआ है कि फेल नहीं हुआ है. नेक्स्ट है अ टेंशन मेंबर विद बोल्ट होल्स. अब यहाँ पे जो टेंशन मेंबर हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें बोल्ट होल्स प्रोवाइडेड हैं. अब ये मेंबर क्या करेगा? ये लोड को रेजिस्ट करेगा. कहाँ तक? अल्टीमेट स्ट्रेस तक. अल्टीमेट स्ट्रेस तक मतलब इसकी वैल्यू स्ट्रेस की कहाँ तक जा सकती है? FU तक जा सकती है. और जब भी इसकी वैल्यू FU तक पहुंच भी गई तो भी ये बहुत ज्यादा इलोंगेशन अंडरगो नहीं करेगा, इसमें बहुत ज्यादा इलोंगेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? अब यहाँ पे हम ग्रॉस एरिया नहीं कंसिडर कर सकते. हम कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे? हम नेट एरिया कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें बोल्ट होल्स हैं. अब नेट एरिया जब आप कंसिडर कर रहे हो तो जो बोल्ट होल है, बोल्ट होल के आसपास का जो एरिया है वो स्ट्रेस हो जाता है. पर उसके साथ जो ये रीजन है, ये वाला एरिया तो बोल्ट होल का स्ट्रेस हो गया, पर ये जो रीजन है यहाँ पे ये क्या करेगा? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. ये जो मेटल है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो इट इज सपोर्टेड बाय द मेटल
behind the bolt holes parallel to the direction of pull. तो ये green shaded जो एरिया है ये सपोर्ट कर रहा है आपके इस बोल्ट होल वाले रीजन को. तो here the member will fail by rupture. अब यहाँ पे yielding तो होगी, मतलब कि elongation तो होगी, पर elongation बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी. कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? ये वाला मेटल सपोर्ट कर रहा है. और इस वजह से जो इसमें फेलियर होता है वो फेलियर किस कारण से होता है? वो फेलियर रप्चर की वजह से होता है. और कहाँ पे होता है? उस सेक्शन पे जहाँ पे होल्स प्रेजेंट है. तो नेट सेक्शन, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जिसमें हम नेट सेक्शन कैलकुलेट करते थे. तो वो हम नेट सेक्शन इसीलिए कैलकुलेट करते थे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो रप्चर का फेलियर है वो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में होगा. So rupture strength of the net section may be taken as the limit state. अब जो भी मेंबर जिसमें बोल्ट होल्स है वो कैसे फेल कर रहा है? वो रप्चर से फेल कर रहा है. रप्चर मतलब फ्रैक्चर. रप्चर को हम फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं. तो वो फ्रैक्चर की वजह से फेल कर रहा है. और ये फ्रैक्चर कहाँ पे आकर करेगा? नेट सेक्शन पे आकर करेगा. और जो भी बोल्ट होल वाला सेक्शन है उसमें जो लिमिटिंग फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि ये फेलियर कैसे होगा वो कौन होता है? रप्चर होता है. यहाँ पे यील्डिंग तो होती है पर यील्डिंग लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. यील्डिंग की वजह से फेलियर नहीं होगा क्योंकि यील्डिंग का अमाउंट बहुत कम है. जो पीछे हमने केस डिस्कस किया था जहां पे हम ग्रॉस सेक्शन ले रहे थे वहां पे यील्डिंग का अमाउंट बहुत ज्यादा है और रप्चर की वजह से फेलियर नहीं हो पाएगा. सो अ टेंशन मेंबर में फेल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स. तो हमारे पास क्या क्या मोड्स हैं जिसकी वजह से हमारा टेंशन मेंबर फेल कर सकता है? अभी हमने देखा ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, या तो यील्डिंग हो सकती है आपके ग्रॉस सेक्शन की, तो नाम ही ऐसा दे दिया हमने ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग. तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन हो रही है. डिफॉर्मेशन इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? इलोंगेशन हो रही है. किसी भी टाइप की डिफॉर्मेशन हो सकती है बट यहाँ पे हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं. ऑफ द मेंबर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? जिस डायरेक्शन में आपका लोड एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो आपका मेंबर है वो डिफॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. फिर टेक्स प्लेस बिफोर द मेंबर फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर होने से पहले बहुत ज्यादा डिफॉर्म कर जाता है और इस डिफॉर्मेशन की वजह से हम उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं? अनसर्विसेबल. अनसर्विसेबल मतलब अब इसमें रहा नहीं जा सकता, अब इसमें काम नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट इज नेट सेक्शन रप्चर. नेट सेक्शन रप्चर को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्चर भी बोला जा सकता है. तो नेट सेक्शन रप्चर में क्या है? कैसा सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं? पहले तो नेट सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं और फेलियर किस वजह से हो रहा है? रप्चर की वजह से हो रहा है. The fracture of the member when the net cross section, a section with bolts or rivet holes of the member reaches the ultimate stress. जब ये सेक्शन जिसमें बोल्ट होल्स प्रेजेंट है ये सेक्शन अल्टीमेट स्ट्रेस Fu पहुंच जाता है तो वो क्या कर जाता है? अल्टीमेटली रप्चर कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा. और वो क्या हो जाएगा? हमारा टाइप ऑफ फेलियर. कैसा फेलियर? रप्चर फेलियर. एक और टाइप का हमारे पास फेलियर होता है जिसे बोला जाता है ब्लॉक शेयर फेलियर. ब्लॉक शेयर फेलियर में क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ द मेंबर शेयर्स आउट ड्यू टू द पॉसिबल यूज ऑफ हाई बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स रिजल्टिंग इन स्मॉल कनेक्शन लेंथ. तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में अगर मैं आपको बोल्ट होल्स की हेल्प से समझाऊं तो ये बोल्ट होल्स हैं. अब क्या होगा कि ये दो प्लेन्स बनेंगे. इस प्लेन को नाम दे दिया मैंने प्लेन एस और इस प्लेन को नाम दे दिया मैंने प्लेन टी. तो ये दो प्लेन्स बनेंगे और दोनों में से एक कोई प्लेन फेल कर जाएगा. जो लिमिटिंग प्लेन फेल करेगा उसकी वजह से ये हिस्सा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये टूट के निकल जाएगा. तो इसे बोला जाता है ब्लॉक शेयर फेलियर. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में कि ब्लॉक शेयर फेलियर क्यों होता है, कैसे होता है. तो सेगमेंट ऑफ ब्लॉक, ये सेगमेंट है ब्लॉक का जो शेड करा है और ये क्या करेगा? ये शेयर कर जाएगा. शेयर की वजह से फेलियर हो जाएगा और ये पूरा सेगमेंट बाहर निकल के आ जाएगा. कौन से केसेस में होता है? जब आप हाई बेयरिंग स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं या फिर आप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स यूज करते हैं तो उस केस में ये ब्लॉक शेयर फेलियर होता है. आई वुड लाइक टू मेंशन कि जरूरी नहीं है कि ब्लॉक शेयर फेलियर सिर्फ बोल्टेड कनेक्शंस में हो, ये वेल्डेड कनेक्शंस में भी अकर करता है. तो बोल्टेड प्लस वेल्डेड कनेक्शंस में आपका जो फेलियर है वो ब्लॉक शेयर की वजह से हो सकता है. अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर.
ये तो हमने देखा कि फेलियर कैसे हो रहा है। अब हमें पता चल गया है कि फेलियर या तो यील्डिंग से हो सकता है, या रप्चर से हो सकता है, या ब्लॉक शेयर फेलियर से हो सकता है। तो हम कैसे अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे कि इन तीनों कंडीशंस में ही फेलियर ना हो। So the design strength of a tension member therefore is the smaller of the following two limit states. इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा। और ये दोनों लिमिट स्टेट्स क्या है? सबसे पहली लिमिट स्टेट है लिमिट स्टेट ऑफ यील्डिंग, जो अभी हमने पढ़ा, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग इन द ग्रॉस सेक्शन। तो पहली लिमिट स्टेट तो ये है। दूसरी लिमिट स्टेट है लिमिट स्टेट ऑफ फ्रैक्चर, ऑल्सो कॉल्ड रप्चर इन द नेट सेक्शन। ये भी हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि लिमिट स्टेट ऑफ यील्डिंग इन द ग्रॉस सेक्शन इंटेंडेड टू प्रिवेंट। इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं? इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो बहुत ज्यादा इलोंगेट ना करे। अगर वो बहुत ज्यादा इलोंगेट नहीं करेगा तो इस यील्डिंग की वजह से फेलियर नहीं होगा। Thus, to prevent excessive deformation, the stress of the gross section must be less than yield stress. तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस सेक्शन का फेलियर नहीं चाहते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस आ रहा है, जो भी हम स्ट्रेस उसमें एक्ट करा रहे हैं, वो किससे कम होना चाहिए? यील्ड स्ट्रेस से कम होगा। अगर वो यील्ड स्ट्रेस से कम होगा तो यील्डिंग के जोन में ही नहीं जाएगा। यील्डिंग के जोन में नहीं जाएगा तो इलोंगेशन नहीं होगी। इलोंगेशन नहीं होगी तो यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से फेलियर नहीं होगा। नेक्स्ट लिमिट स्टेट है लिमिट स्टेट ऑफ फ्रैक्चर कॉल्ड or rupture in the net section where bolts or rivet holes are present. अब ये फ्रैक्चर या रप्चर कहाँ होता है? जहाँ पे बोल्ट्स या रिवेट होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? द स्ट्रेस ऑन द नेट सेक्शन मस्ट बी लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हम जो स्ट्रेंथ या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं अपने मेंबर पे, वो स्ट्रेस क्या होता है? लेस होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर मैं TDG बोल देती हूँ इनटू नेट एरिया, अपॉन नेट एरिया, आई एम सॉरी, अपॉन नेट एरिया जो है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा जो भी स्ट्रेस हम एक्ट कर रहे हैं ये इससे कम होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो आपका मेंबर फेल नहीं करेगा। तो इन दोनों तरीकों से हमने फेल करना देख लिया कि कैसे हम बचा सकते हैं। यील्डिंग से फेलियर बचाने के लिए हम यील्ड स्ट्रेस से कम उसको स्ट्रेस करेंगे, और रप्चर से फेलियर बचाने के लिए जो भी हमारे मेंबर की स्ट्रेंथ है उसको हम नेट एरिया से डिवाइड करेंगे। उससे आपका जो स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हम फॉलो कर रहे हैं तो आपका मेंबर फेल नहीं होगा। पर हमें तो डिजाइन स्ट्रेंथ डिटर्मिन करनी होती है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ हम कैसे डिटर्मिन करेंगे? हम दोनों की वजह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों के को यूज करके, और जो उसमें से मिनिमम वैल्यू मुझे देगा उसे हम क्या बोल देंगे? डिजाइन स्ट्रेंथ बोल देंगे। Exceedance of the yield limit state will require a significant design overload and accompanying large deformation will usually forewarn occupants. अब ये बात करता है कि क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। वो कह रहा है कि अगर आपका जो यील्ड लिमिट स्टेट है, जो हम पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें फेलियर कैसे हो रहा है? यील्डिंग की वजह से हो रहा है। तो यील्डिंग में हो क्या रहा है? यील्डिंग में तो इलोंगेशन हो रहा है हमारे मेंबर का, और इलोंगेशन होने का मतलब है कि आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है? डक्टिलिटी की वजह से हो रहा है मेंबर की। तो डक्टिलिटी की वजह से लोगों को इवैक्यूएट करने का टाइम मिल जाएगा। आप जो घर है या जो भी स्ट्रक्चर है उसको क्या करा सकते हैं? इवैक्यूएट करवा सकते हैं टाइमली, इसके पहले कि वो फेल कर जाए। एकदम से फेल नहीं करेगा, एकदम से तो बहुत ज्यादा इलोंगेशन नहीं होगी, टाइम लगेगा, और वही टाइम हम यूज करेंगे इवैक्यूएट करवाने के लिए, खाली करवाने के लिए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को। तो वो हमें क्या दे रहा है? हमें एक वार्निंग दे देता है। फोरवॉर्न का मतलब है आपको वार्निंग दे देता है, और वार्निंग देखते ही ऑक्यूपेंट्स या जो लोग उसमें रह रहे हैं वो भाग जाएंगे उस रूम से या उस स्ट्रक्चर से। पर अगर फ्रैक्चर से फेलियर हो रहा है, फ्रैक्चर से फेलियर जब होता है नेट सेक्शन में, तो उस केस में फेलियर कैसा है? सडन फेलियर है, एकदम से। फ्रैक्चर का मतलब क्या है? फ्रैक्चर का मतलब है एकदम से आपका जो मेंबर है वो क्या कर गया? टूट गया। तो एकदम से जैसे ही वो टूटेगा तो कैसा फेलियर है? सडन फेलियर है। आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो लोग उसमें रह रहे हैं, उन्हें नहीं पता चलेगा कि कब आपने उसको खाली करना है, और जो
कैजुअलिटी होगी या जो इंजरी है उसके चांसेस इस केस में बढ़ जाते हैं. सो वो कह रहा है इसी वजह से the designer must consider carefully the impact of holes on the behavior of the tension member. इसलिए डिजाइनर जब बोल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है कनेक्शंस में तो उसको बहुत ध्यान देना होगा कि बोल्ट होल्स की वजह से जो फेलियर सडन हो रहा है वो इतना सडन ना हो या उसकी वजह से इतना नुकसान ना हो कि आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो लोग उसमें रह रहे हैं, उनमें कैजुअलिटी के चांसेस बढ़ जाएं. सो ये तो हो गई बात कि आपने कैसा फेलियर करवाना है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है. नेक्स्ट है फॉर टेंशन मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टील सेक्शंस अ थर्ड लिमिट स्टेट आल्सो एग्जिस्ट. यहाँ पे तो हमने दो की ही बात करी, एक तो यील्डिंग की बात करी और दूसरा हमने फ्रैक्चर या रप्चर की बात करी. वो कह रहा है कि तीसरा स्टेट भी है और वो तीसरा स्टेट क्या है? ब्लॉक शेयर फेलियर. तो ये ब्लॉक शेयर को भी आपको कंसिडर करना होगा क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका स्टील मेंबर जो है वो ऐसे नीचे गिर जाए, ब्लॉक शेयर की वजह से अलग हो जाए सेगमेंट आपके स्टील का. सो ये तीनों कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होंगी, इनको डिटेल में स्टडी करना होगा. सो IS कोड 6.1 क्लॉज में आपको टेंशन मेंबर्स के बारे में बताता है. तो वहां पे वो बोलता है टेंशन मेंबर्स आर लीनियर मेंबर्स इन विच एक्सियल फोर्सेस एक्ट टू कॉज इलोंगेशन. फोर्स कैसी लग रही है? फोर्स एक्सियल लग रही है और वो क्या कॉज करेगी? वो इलोंगेशन कॉज करेगी. सच मेंबर्स कैन सस्टेन अप टू द अल्टीमेट लोड. अल्टीमेट लोड मतलब FU तक सस्टेन कर सकते हैं, FU तक जा सकते हैं. At which stage they may fail by rupture at critical section. तो यहाँ पे कोड मेंशन कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन. और ये क्रिटिकल सेक्शन कैसे निकालते हैं बोल्टेड कनेक्शंस के केस में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. तो रप्चर कहाँ पे होता है? क्रिटिकल सेक्शन पे होता है, इसीलिए हमें क्रिटिकल सेक्शन डिटरमिन करना जरूरी होता है. However, if the gross area of the member yields, अब नेट एरिया है तो रप्चर होगा, पर अगर ग्रॉस एरिया है तो क्या होगा? यील्डिंग होगी over a major portion of its length before the rupture load is reached. तो yielding के केस में वो बहुत ज़्यादा elongate कर जाएगा और इतना elongate कर जाएगा कि आप उसको elongation में या yielding में ही fail मान लोगे और बहुत देर के बाद वो rupture करेगा. The member may become non-functional due to excessive elongation. ये हम देख चुके हैं. Plates and other rolled sections in tension may also fail by block shear of end bolted regions. तो तीसरी चीज भी कोड बोल रहा है कि या तो ये रप्चर में फेल होगा या यील्डिंग में फेल होगा या फिर किस में फेल हो सकता है? ब्लॉक शेयर में भी फेल हो सकता है. फिर कहता है द फैक्टर, यही क्लॉज है 6.1 क्लॉज की ही कॉन्टिन्यूएशन है. द फैक्टर डिजाइन टेंशन T in the member shall satisfy the following requirements. तो जो भी आप फैक्टर्ड टेंशन यूज कर रहे हैं वो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. और डिजाइन स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? डिजाइन स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं रप्चर की कंडीशन को, फिर हम देख रहे हैं यील्ड को और फिर हम देख रहे हैं ब्लॉक शेयर को. तो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम मानेंगे अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ. और जो आप टेंशन एक्चुअल में अपने मेंबर पे एक्ट करवाएंगे, जो फैक्टर टेंशन आप एक्ट करवाएंगे वो इस मिनिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए. The design strength of a member under axial tension TD is the lowest of the design strength due to yielding of cross section TDG, rupture strength of critical section TDN and block shear TDB given in 6.2, 6.3 and 6.4 respectively. तो कोड हमें यहाँ पे yielding के लिए बोल रहा है कि yielding gross section की होगी, rupture होगा gross section का, उसे हम TDN से represent करेंगे जो भी strength आएगी, और block shear की वजह से जो स्ट्रेंथ आएगी उसे हम TDB बोलेंगे. हमें क्लॉज 6.2, 6.3 और 6.4 में डिटेल में इन तीनों चीजों को डिस्कस किया गया है हमारे कोड IS 800 2007 में, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स. So in today's class we discussed types of failures and design strength of tension members. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.